फेज में है, क्योंकि कनेक्शन ऐसा है कि लाइन में जो करंट है वही सारा फेज में जाएगा, बट डेल्टा में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ड्यू टू इट्स कनेक्शन, ठीक है। और लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू √3 फेज वोल्टेज, √3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज। ये आप बुक में रेफर कीजिएगा, वाई ड्यू टू इट्स फेजर। फेजर जो 120 डिग्री फिजिकल अपार्ट है तो 60 डिग्री उसका मिड हो जाता है, तो ये रिलेशन आता है EL इज इक्वल टू √3 EP। एक बार चेक कर लीजिएगा बुक में। ये हो गया स्टार के लिए, डेल्टा को उल्टा हो जाएगा। इनकेस ऑफ डेल्टा को नोट कर लो, क्या होगा, लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू फेज वोल्टेज, EL इज इक्वल टू EP, और लाइन करंट इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ फेज करंट, ठीक है। तो ट्राई टू मेमोराइज दिस, इसको याद रखिए, ठीक है। और थ्री फेज पावर कैसे निकालोगे, तो EP इंटू IP, तो मैंने क्या बताया था कि तीनों इंड्यूस EMF के बीच में 120 डिग्री फिजिकल डिफरेंस है, ठीक है। तो इसको पहले नोट कर लो, नोट हो जाएगा तो मुझे बोलना, उसका एक इक्वेशन मैं दूंगी, लेके हो गया, नोट कर लिए? यस मैम। ओके, ठीक है, चलो इसके बाद देखो थ्री फेज पावर। पावर क्या जानते हो तुम लोग, वोल्टेज इंटू करंट। थ्री फेज पावर भी सेम होगा, क्योंकि वहां पे तीन फेज ये है इन्वॉल्व है, तो थ्री V फेज I फेज, 3 इंटू V फेज I फेज, ठीक है। और अगर एवरेज पावर बोल रहे हैं, क्योंकि पावर क्या होता है, एक्टिव पावर एब्जॉर्ब होता है, तो एब्जॉर्ब पावर थ्री फेज पावर पूछेंगे तो 3 V फेज I फेज cos फाई, ठीक है, 3 V फेज I फेज cos फाई। तो लिख लीजिए थ्री फेज पावर, थ्री फेज पावर, ठीक है, थ्री फेज पावर। तो ER इज इक्वल टू √2 EP sin ओमेगा t, EY is equal to √2 EP sin ओमेगा t minus 120 डिग्री, और ERYB, EB is equal to √2 EP, √2 क्यों बना दिए, क्योंकि RMS था, तो RMS को मैक्सिमम वैल्यू में लेके आए, तो क्या हो जाएगा, √2 क्यों मल्टीप्लाई किए, कोई बताए नहीं मुझे। ERMS क्या होता है, उसको मैक्सिमम बनाने के लिए, ERMS मैक्सिमम के लिए मैम। यस, गुड। साइन ओमेगा टी, देखो बाबू, -240 भी लिख सकते हो या +120 डिग्री, एक ही बात है। अगर -240 लिखो तो भी दिक्कत नहीं है, +120 लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तुम क्लॉकवाइज लोगे तो -240 लिखोगे, एंटी क्लॉकवाइज ले लो तो +120 लिखोगे, वो बताया था उस दिन कैसे, ठीक है। कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत, एनीवन? नो मैम, नो। ठीक है, चलो ये हो गया, ये तीनों इक्वेशन को मैं रब करती हूँ, ठीक है। सिमिलरली IR, IY और IB के लिए, तो IR चूंकि इंडक्टिव नेचर है तो इट हैज सम फेज डिफरेंस, तो √2 IP sin ओमेगा t minus 5, ये प्योरली इंडक्टिव नहीं है, ये एज्यूम करो कि RL सर्किट है, वो इंडक्टेंस जो कॉइल है उसका अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, तो पूरी π/2 हम नहीं देंगे, पूरी π/2 का फेज डिफरेंस नहीं देंगे, तो मान लो कि फाई एंगल से लैग कर रहा है, तो करंट लिखे √2 IP sin ओमेगा t minus 5, ठीक है, क्योंकि वोल्टेज लिखे थे ER √2 EP sin ओमेगा t, ओके। बस IR के लिए लिखे, तो IB के लिए
√2 IP sin ओमेगा t माइनस पाई माइनस 120, ठीक है। और IP के लिए लिखोगे √2 IP sin ओमेगा t माइनस पाई प्लस 120, ठीक है। अब मैं शॉर्टकट में बता रही हूँ, आप लोग बाद में कर लेना। तो टोटल इंस्टैंटेनियस पावर, टोटल इंस्टैंटेनियस लिखे हो, देख लो। इंस्टैंटेनियस मतलब स्मॉल p, कैपिटल P मतलब स्मॉल p। सिखाया था इंस्टैंटेनियस करंट स्मॉल i, इंस्टैंटेनियस वोल्टेज स्मॉल v, ठीक है। तो टोटल इंस्टैंटेनियस पावर क्या होगा? ER IR प्लस EB IB, सब स्मॉल में लिखो, जैसे कि स्मॉल में ही लिखा है तो लिखो, उससे समझ में आ जाएगा कि सारा इंस्टैंटेनियस वैल्यू है। ER IR EB IB EY IY, ठीक है। या R या पहले Y कर दीजिए, B पीछे कर दीजिए। देखिए कंफ्यूज मत होइए, जो आप सिंपल एज्यूम किए हैं वही सिंबल को लेके चलना। तो EY IY EB IB ER IR EY IY EB IB, तो ये हो जाएगा 3 EP IP cos phi, 3 EP IP cos phi, 3 EP IP cos phi, ठीक है। तो ये याद रखना है, टोटल पावर क्या होगा थ्री फेज का? 3 EP IP cos phi, ठीक है। अगर लाइन करंट दिया रहेगा तो लाइन में कन्वर्ट कर लेना, देख लेना कनेक्शन किस टाइप का है, स्टार है कि डेल्टा है, ओके। चलो ये इसी के साथ आपका पूरा थ्री फेज खत्म हुआ, और एक दो न्यूमेरिकल कर लो, खत्म हो जाएगा, ठीक है। मैम वो R Y और B क्या है मैम? तुम पहले क्लास में नहीं थे क्या बाबू? कौन हो तुम बताओ? जागृत। जागृत, ओके जागृत। RY में इज अ फेज ना, रेड येलो ब्लू। एज्यूम किया जाता है, लेबोरेटरी में ऐसा एज्यूम करते हैं कि R Y और B जो है वो मेरा 3 फेज है, तो तीनों को आइडेंटिफाई करने के लिए एक को रेड मान लिया है, एक को येलो और एक ब्लू। जब लैब में तुम प्रैक्टिकल करने आओगे तो तुमको 3 फेज वायर वैसे कलर में दिखेंगे, रेड येलो। मैम तो न्यूट्रल भी तो ब्लैक होता है क्या? वो कलर पे मत जाओ, ब्लैक ही हो सकता है, उसका कोटिंग तुम ब्लैक कर दो तो ब्लैक होगा। अगर ब्लैक कवर कलर आइडेंटिफिकेशन है, तुम RYB की जगह ABC भी लिख सकते हो, A फेज B फेज C फेज, बट उसको इलेक्ट्रिकल में सिंबॉलिकली माना गया है रेड येलो ब्लू। मैम तो न्यूट्रल का क्या सिंबल है? तो न्यूट्रल का कोई भी सिंबल हो सकता है, अपार्ट फ्रॉम दैट ग्रीन कर लो, रेड येलो ब्लू ग्रीन, ओके ओके। अलग अलग लैब में या तुम कोल इंडिया में जाओगे तो वहां न्यूट्रल काला ही होगा। यस मैम, तो न्यूट्रल काला होता है शायद इसीलिए। रेड येलो ब्लू वहां काला ही होगा, कहीं कहीं दूसरे लैब छोटे लैब में जाओगे तो वहां ग्रीन रहेगा। तो कलर इज डजंट मैटर एक्चुअली, न्यूट्रल इज द पॉइंट जहां पे तीनों का सम 0 हो, बैलेंस्ड पॉइंट हो, ठीक है। यही जानो, समझ गए? रब करो इसको। यस मैम। ओके चलो एक न्यूमेरिकल एक दो बनाइए, उसके बाद बस ध्यान रखिएगा कनेक्शन किस टाइप का है, लाइन दिया है कि फेज दिया है, वो ध्यान में रखिएगा। तो याद रखना, देखो मैं बताती हूँ, 220 230 ट्रिक बता रही हूँ। 220 230 अगर दिया रहे तो समझ जाओ ये फेज है, आरएमएस वैल्यू है, ओके। और जब देखना 415 या 420 दिया रहे तो समझ जाओ ये लाइन है, क्योंकि जैसे ही तुम √3 से डिवाइड करोगे लाइन को तो फेज में देखना वही वैल्यू आ जाएगा, 230 240 कह रहा हूँ, ठीक है। मैम एक बार फिर से बता रही हूँ, जब क्वेश्चन में 220 और 230 वोल्ट सप्लाई दिया रहे तो यू पीपल डायरेक्टली अंडरस्टैंड दैट
दैट की इट इज अ फेज वैल्यू, ठीक है, फेज वैल्यू होगा, ठीक है। Okay. और पहले जैसे बताया था कि आरएमएस होता है वो सब वैल्यू, तो आरएमएस का भी इसमें चर्चा मत करो, आरएमएस और मैक्सिमम का कोई बात ही नहीं है, बस पेज और लाइन का बात है। तो समझ जाना वो लाइन मतलब वो पेज था, 220 230 कह रहा हूँ, लेकिन जब क्वेश्चन में दिया है 415 440, तो ये समझ जाना कि ये लाइन है, क्योंकि जब तुम इसको √3 से करोगे डिवाइड, ऑब्वियसली तुम √3 से करोगे डिवाइड, करोगे ना, क्योंकि कनेक्शन क्या है, स्टार कनेक्टेड है, स्टार कनेक्टेड है, तो तुम पेज में लाने के लिए लाइन वोल्टेज को √3 से करोगे, क्योंकि स्टार कनेक्शन में क्या पढ़े हो कि आई लाइन इज इक्वल टू आई फेज, करंट तो सेम होता है बट वोल्टेज में √3 का रिलेशन होता है, वी लाइन इज इक्वल टू √3 वी फेज। तो जब तुम वी फेज निकालोगे तो 415 या 420 को जब √3 से डिवाइड करोगे तो अपने आप 230 40 आ जाएगा, तो तुम्हारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना ये बात। मैम डेल्टा वाला न्यूट्रल कहाँ से कनेक्ट होता है मैम? डेल्टा 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 वाले कनेक्शन में न्यूट्रल कहाँ पे होता है? न्यूट्रल होगा ही नहीं, कहाँ होगा न्यूट्रल, वहां जैसे स्टार पे न्यूट्रल था ना मैम, बीच वाले से निकाले न्यूट्रल अरे था। बाबू इसीलिए तो स्टार कनेक्टेड है ओवरहेड लाइन, क्योंकि तुमको न्यूट्रल पॉइंट चाहिए, सारे लोग को अलग अलग फेज से तुम सप्लाई देते हो, लेकिन डेल्टा कनेक्शन थोड़ी होता है, डेल्टा कनेक्शन में न्यूट्रल पॉइंट नहीं है, इसीलिए तो ओवरहेड स्टार कनेक्टेड होता है, न्यूट्रल पॉइंट वहां एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ओके ओके, न्यूट्रल पॉइंट वही तो मैं बोल रही हूँ कि डेल्टा में कोई न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता है, इसीलिए उसको डे टू डे लाइफ में बस केवल एक ही जगह उसका यूज होता है, ट्रांसफार्मर बैंक में, जब 3 फेज कनेक्शन कहते हैं 3 ट्रांसफार्मर का। अभी आप अगर इलेक्ट्रिकल के हैं तो आप अभी जाएंगे ट्रेनिंग में, वोकेशनल ट्रेनिंग में, आई थिंक थर्ड ईयर में, ठीक है, तो वहां पे आप जब एनटीपीसी ये सब में जाके देखेंगे थर्मल पावर प्लांट में, तो किस तरह 3 ट्रांसफार्मर को कनेक्ट किया है, तो वो डेल्टा कनेक्टेड होता है, क्योंकि वहां न्यूट्रल का जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, तो वो केवल वहां यूज होता है। ओके, इलेक्ट्रिकल वाले थोड़ा ध्यान से देखिए, आगे भी आपको इसका काम आएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बस ये समझने का कोशिश कीजिए कि चीज है क्या, अब बाकी ब्रांच है अगर एडेड तो वो पढ़िए, क्योंकि आपको बीटेक फर्स्ट ईयर तो निकालना ही है सेकेंड ईयर में जाने के लिए, ठीक है। तो देखो, अ 3 फेज लोड कंसिस्ट ऑफ 3 सिमिलर इंडक्टिव कॉइल, ठीक है, एक 3 फेज लोड है जो कि 3 सिमिलर इंडक्टिव कॉइल कनेक्टेड है, रेजिस्टेंस 50 ओम का और इंडक्टेंस 0.3 हेनरी का, यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल कितना है 50 ओम और इंडक्टेंस है आपका 0.3 हेनरी। मतलब समझो कि इस तरह की फिगर है, ये कॉइल है, ठीक है, और इस सबका अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, तो वो रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया 50 और कॉइल का इंडक्टेंस दिया 0.3 हेनरी, ठीक है, इस तरह से। मतलब अगर इसको साफ से बनाऊं मैं, शायद आप लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, तो इस तरह से है, एक छोटा सा आर और एक कॉइल, ठीक है, फिर एक आर, फिर एक कॉइल, फिर एक आर और फिर एक कॉइल, इस तरह से स्टार कनेक्टेड है, ठीक है। द सप्लाई वोल्टेज, जो सप्लाई वोल्टेज है बी, वो है तुम्हारा 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज। क्या है ये, लाइन है कि फेज है? लाइन फेज में। लाइन गुड, लाइन है, ये इज इक्वल टू 415 वोल्ट, ठीक है, ये लाइन वोल्टेज है, 50 हर्ट्ज सप्लाई दिया है, और तुमको निकालना है लाइन करंट, लाइन करंट, दूसरा पावर फैक्टर, तीसरा टोटल पावर। देखो क्वेश्चन में लिखा है टोटल पावर when the load is star connected। क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कि लोड किस टाइप से है, डेल्टा कनेक्टेड है कि स्टार कनेक्टेड है, ताकि आप वो रिलेशन यूज कर पाए, वी लाइन वी पेज, आई लाइन आई पेज, डिपेंडिंग अपॉन द कनेक्शन ना आप लिखेंगे, ठीक है। तो स्टार में लाइन करंट और फेज करंट इक्वल होता है, डेल्टा में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज इक्वल होता है,
ठीक है, तो इसमें निकालो, पहले इंपीडेंस निकाल लो कितना होगा। पहले सबसे पहले फेज वोल्टेज निकाल लो, वीपी। वीपी कितना होगा? 239.60। बस, गुड। यानी कि एक एक करके बताओ। वीपी आ गया तुम्हारा VL अपॉन √3, तो क्या होगा 239.60 वोल्ट। ठीक है, ये आ गया बाकी फेज वोल्टेज। ठीक है, एक्सेल कितना होगा 2 पाई FL, तो ये हो गया 94.28 ओम। आर है 50 ओम, तो जेड कितना हो जाएगा √r² प्लस एक्सएल स्क्वायर, तो ये आ गया 106.689 ओम। ये हो गया इंपीडेंस पर फेज। इंपीडेंस एक फेज का इंपीडेंस, क्योंकि एक फेज में ही एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है और एक इंडक्टेंस कनेक्टेड है, उसका ओवरऑल निकालोगे रिजल्टेंट r² प्लस एक्सएल स्क्वायर, तो जेड हो गया। जब जेड तुम्हारा आ गया, भी फेज तुम्हारा दिया हुआ है, जेड फेज आ गया, तो आई फेज कितना हो जाएगा बी फेज अपॉन जेड, वीपी अपॉन जेडपी। तो वीपी को निकाले हम 239.6 डिवाइडेड बाय 106.689, कितना हो गया 2.25 क्या एम्पियर। एम्पियर। तो ये स्टार कनेक्टेड है, तो लाइन करंट क्या होगा सेम होगा। सेम होगा। तो बस हो गया, सॉल्व हो गया आपका। लाइन करंट पूछा तो आई लाइन इक्वल टू आई फेज, यानी कि 2.25 एम्पियर। ठीक है, पावर फैक्टर cos फाई क्या होता है R बाई जेड। R कितना है 50 ओम और जेड कितना आया 106.689, कितना आ रहा पावर फैक्टर 0.4678। क्या लैगिंग हो कि लीडिंग? लैगिंग। लैगिंग, बस सही तो बोल रहे हो, लैगिंग। ठीक है, और लास्ट में 3 फेज पावर। देखो 3 फेज पावर का बाबू इक्वेशन देख लो, P इज इक्वल टू हम क्या बताया था 3 V फेज I फेज cos फाई। ठीक है, स्टार कनेक्टेड है, तो फेज और लाइन में क्या होगा रिलेशन बताओ तो। ऐसे √3 हो जाएगा √3। हाँ, के बराबर होगा cos फाई, तो √3 VL IL cos फाई। तो देखो दोनों के केस में वेदर इट इज स्टार और डेल्टा, दोनों के केस में सेम पावर आएगा 3 V फेज I फेज cos फाई √3 VL IL cos फाई। बोलो क्यों? जब तुम्हारा डेल्टा होता तो उस समय क्या होता, तुम्हारा फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज सेम होता, तो तुम लिखते V फेज के जगह VL, लेकिन लाइन करंट में क्या लिखते IL बाय √3, तो फिर से √3 ऊपर आ जाता VL IL cos फाई। तो irrespective of the nature of the interconnection of the 3 phases, power will remain unchanged whether it is star or delta। 3 V phase I phase cos फाई, और नहीं तो लाइन के टर्म में √3 VL IL cos फाई। अंडरस्टूड? यस मैम। दोनों इक्वेशन में पुट करो, एक ही आंसर आएगा। यस मैम। तो पेज लेना पेज लो, जिसको लाइन लेना है लाइन लो। तो ये हो गया 755 वाट, 755 वाट। ठीक है, अब देखो तुम पावर फैक्टर देख के समझ सकते हो कितना पुअर पावर फैक्टर है, 0.46 यानी वेरी पुअर पावर फैक्टर। पावर फैक्टर 1 के नजदीक होना चाहिए, 0.8 0.9 इज गुड, बट 0.4 इज वेरी पुअर।
तो यहाँ पे पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए क्या लगाओगे? कैपेसिटर। ठीक है, ये आगे का बता रही हूँ, इलेक्ट्रिकल वाले आगे पढ़ेंगे फाइनल ईयर में पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट। ठीक है, तो तुम लोग कर लोगे, और भी क्वेश्चन जहां भी मिलेंगे प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, कि और क्वेश्चन करना है आप लोग को? मैम एक दो और का एक आध एक दो क्वेश्चन क्वेश्चन और एक दो करा दीजिए। थैंक यू। मतलब आई एम वेरी प्लीज्ड कि आप लोग खुद से बोले एक क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। हम ही को लग रहा है कि आप लोग सब बोर हो रहे हैं क्लास में, कुछ लोग लगता है सुनी गए हैं, एक दो लोग को छोड़ के। क्लास अब खुलने वाला है, ठीक है, मार्च से, तो बी प्रिपेयर। फर्स्ट ईयर का भी खुलेगा? क्यों? फर्स्ट ईयर कॉलेज में बाहर है क्या? स्पेशल है क्या? हाँ, तुम लोग को क्या कितने मार्च से? अब कितने मार्च से ये नहीं पता, बट मार्च से खुलने वाला है। देखो, अब बैलेंस 3 फेज स्टार लोड हैज लोड इंपेडेंस। लोड इंपेडेंस कैसे लिखा होगा? देखो, जेड फेज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखा है 5 माइनस जेड is supplied from a balanced 3 phase। सप्लाई वोल्टेज है, ये लाइन में ही फेज बता देना मुझे, 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज। क्या है? लाइन में की फेज है? लाइन लाइन। और यहाँ पे देखिए स्टार कनेक्टेड। ठीक है, स्टार कनेक्टेड। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका, लाइन वोल्टेज बताओ। तो लाइन वोल्टेज क्या हो जाएगा? ये दूसरा है फेज वोल्टेज, बताइए। तीसरा है लाइन करंट। चौथा है फेज करंट। पांचवा है टोटल पावर कंजम्पशन। अब चलिए ये बताइए, तो तब मुझे समझ में आया, समझ में। एंड पावर फैक्टर। लाइन वोल्टेज तो वही हो जाएगा जो फेज वोल्टेज है, मतलब जो गिवन है 400 वोल्ट। ये हो गया तुम्हारा लाइन वोल्टेज जो दिया हुआ है, कोई कैलकुलेशन का जरूरत नहीं है। स्टार कनेक्टेड है तो Vp इक्वल टू क्या हो जाएगा? VL बाय √3 होगा। यस, निकाल लो 400 बाय √3 क्या है? 230.94 230.94। गुड। Zp क्या हो जाएगा? 5 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर क्या है? या माइनस 10 स्क्वायर लिख दो, माइनस 10 स्क्वायर एक ही बात है। 11.18 ओम। तो फेज करंट क्या हो गया? Ip is equal to Vp upon Zp, और लाइन करंट क्या हो गया? VL upon IL। अब Ip और IL एक ही होगा क्योंकि स्टार कनेक्टेड है, तो आप निकाल लीजिए। जो फेज करंट होगा वही आपका लाइन करंट भी हो जाएगा। 20.65 एम्पियर। हाँ, 20.65 एम्पियर, वही हो गया लाइन करंट 20.65 एम्पियर। टोटल पावर कंज्यूम क्या हो जाएगा? टोटल पावर कंज्यूम हमेशा याद रखो केवल रेजिस्टेंस में, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3Ip स्क्वायर Rp। कोई दिक्कत है? 3Ip स्क्वायर Rp, 3I स्क्वायर R लिख देते हैं, या 3Ip स्क्वायर R। तो अगर कोई ब्रिलियंट है तो देख के बता देंगे कि पावर फैक्टर लैगिंग होगा कि लीडिंग। चलो अब बताओ कौन ब्रिलियंट हो? बताओ तो, पावर फैक्टर लैगिंग होगा कि लीडिंग? लीडिंग होगा। लीडिंग होगा मैम। क्यों? मैम वहाँ माइनस है। माइनस है।
वाह इंडक्ट वाह, मैं खुश, आज मैं लास्ट क्लास में सही बता रही हूँ स्टूडेंट, मैं खुश जाके हो गई। R माइनस JX है तो ये कैपेसिटिव होगा, कैपेसिटिव, यस यस मैम। ठीक है, तो ये लीडिंग हो गया, ठीक है। तो यहाँ से पावर कंज्यूम निकल जाएगा और पढ़ाना तो सार्थक हुआ। कुछ लोगों को समझ में आया। cos phi इक्वल टू P बाई √3 VLI, ये भी कर सकते हो, देखो 3 VPI भी कर सकते हो, जो तुम्हारी मर्जी। पावर कंज्यूम यहाँ पे निकाल लो, IP तुम्हारा आ गया है 20.65 का स्क्वायर और RP तुम्हारा कितना है 5। तो जब इसको गुना करोगे तो 6400 वाट आएगा, यानी 6.4 किलोवाट, ठीक है। और यहाँ पे तुम 6400 वाट को डिवाइड कर दो √3 से, VL क्या है 400 लाइन वोल्टेज और IL दोनों सेम है 20.65। जब करोगे तो आएगा 0.4472 लीडिंग। बस सबसे मेन ड्रॉबैक यही है 3 फेज का कि पावर फैक्टर बहुत पुअर हो जाता है। इसलिए 3 फेज को यूज करने के लिए, पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए बहुत सारा कैपेसिटर बैंक लगाना पड़ता है सब स्टेशन के पास। तो सबसे मेन ड्रॉबैक यही है 3 फेज का कि पावर फैक्टर आपका डिटोरिएट कर जाता है। इतना देखिए, एक कॉइल लगाइएगा तो लैगिंग होगा, यहाँ 3 कॉइल लगाए हैं तो और पावर फैक्टर खींचेगा, जितना लोड खींचेगा उतना लैगिंग होगा पावर फैक्टर। तो बस सबसे मेन ड्रॉबैक यही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास, ये मेरा खत्म हो गया 3 फेज। होपफुली आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा आपके लिए उतना सही है। प्रैक्टिस करो, नेक्स्ट क्लास से ट्रांसफार्मर लेंगे सर, ठीक है। ठीक है मैम। ओके, थैंक यू थैंक यू मैम। मैम।